और खबर बहुत दुखद है, आम इंसान की जिंदगी से जुड़ी फिक्र बढ़ाने वाली खबर जो कि झारखंड से आई है। ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, झारखंड में बड़ा रेल हादसा हुआ। हादसा सरायकेला खरसावा जिले में आज तड़के तब हुआ जब हावड़ा से मुंबई जा रही हावड़ा मुंबई मेल के 18 डिब्बे पटरी से उतर गए। घटनास्थल की तस्वीरें भी आपके सामने है। कई लोग घायल हुए हैं और अब तक 2 मौत की पुष्टि की जा चुकी है। आपको बता दें कि यह दुर्घटना दरअसल बड़ा बंबो और राजखरसावा स्टेशन के बीच हुई है। दरअसल पहले एक मालगाड़ी डिरेल हो गई, उसके डिब्बे पटरी पर पड़े थे। इसी दौरान वहां से गुजर रही हावड़ा मुंबई मेल ट्रैक पर पड़े मालगाड़ी के डिब्बों से टकरा गई। इस हादसे में अब तक 2 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जो लोग अभी भी डिब्बों में फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकालने के लिए तमाम प्रयास किया जा रहा है। चक्रधरपुर उन्हें ले जाया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द इलाज हो सके। चक्रधरपुर रेलवे अस्पताल और आसपास के अस्पतालों में फिलहाल घायलों का इलाज शुरू हो गया है। तो 4 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने और इन तस्वीरों ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। हाल के दिनों में अगर आप गौर करें तो कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं, ट्रेन डिरेल होने की, रेल दुर्घटनाएं। हाल ही में उत्तर प्रदेश में भी ऐसी एक घटना घटी थी। तो सवाल कई हैं कि आखिर क्यों बार बार इस तरह की दुर्घटनाएं हो रही हैं। सुरक्षा के लिए जो इंतजामात होने चाहिए आखिर क्या नहीं है। ये देखिए तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं, जो दुर्घटनाग्रस्त डिब्बे हैं उनकी तस्वीर आप देखिए। ये देखिए कई जो कोच हैं वो डिरेल हो गई, यानी कि पटरी से नीचे उतर गई। ये राहत और बचाव दल के लोग हैं जो अंदर फंसे लोगों को जल्द से जल्द वहां से बाहर निकालने की कोशिश में लगे हैं, क्योंकि जो घायल हैं, जिन्हें चोट लगी है, जो जख्मी है, जल्द से जल्द उनका अस्पतालों में पहुंचाना बहुत जरूरी हो जाता है ऐसे मामलों में, ताकि जल्द अगर उन्हें चिकित्सीय सुविधा मिल जाए, इलाज हो जाए तो कईयों की जान बच सकती है। हालांकि 2 लोगों की जान चली गई है। ये तस्वीर हम आपको उसी घटनास्थल की दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कितना बड़ा ये हादसा है। तो मालगाड़ी का डब्बा वहां पर ट्रैक पर पहले से था जिससे टक्कर हुई है इस ट्रेन की और उसके बाद ये ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मौके पर आप बड़ी संख्या में तमाशबीनों को भी देख रहे हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो वहां लोगों की मदद के लिए पहुंचे हैं और राहत और बचाव का काम तेजी के साथ जारी है। एम्बुलेंस में घायलों को आसपास के अस्पतालों में ले जाया जा रहा है। बताया जाता है कि जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है चक्रधरपुर में है रेलवे का अपना अस्पताल, जहां पर इन घायलों का फिलहाल इलाज चल रहा है। तो बार बार रेलवे में इस तरह की दुर्घटनाएं, बहुत गंभीर सवाल भी खड़े होते हैं इससे कि क्या तमाम जो बातें कही जाती हैं हादसों को रोकने के लिए कि सुरक्षा से संबंधित कदम उठाए जाएंगे, क्या ऐसे कदम नहीं उठाए जा रहे हैं? क्या इस तरह के डिवाइस लगाने की जो बात थी ट्रेन में, जिसके जरिए आगे अगर कोई ऑब्स्टकल है, कुछ ऐसी बाधा है तो पता चल जाए, क्या वो नहीं पता चल पा रहा है? क्या हुआ आखिर? ऐसे तमाम यंत्रों की जो बात कही जाती थी। और झारखंड में बड़े रेल हादसों की बात की जाए तो हादसा कहां हुआ पहले ये समझिए आप। सरायकेला खरसावा जिले में ये देखिए पोटोबेड़ा गांव के पास ये दुर्घटना हुई है। किस जगह पे हादसा हुआ? ये बड़ा बंबो राजखरसावा स्टेशन के बीच की घटना है, यानी 2 रेलवे स्टेशन के बीच ये हादसा हुआ है। हावड़ा से मुंबई जा रही थी ये 12810 हावड़ा CSMT मेल है। पटरी से उतरी मालगाड़ी के डिब्बों से टकरा गई, यानी मालगाड़ी के डिब्बे जो पटरी से वहां उतर गए थे, डिरेल हो गए थे, ट्रैक पर पड़े हुए थे, उन्हीं डिब्बों से इस ट्रेन की टक्कर हुई और उसके बाद ये दुर्घटना हुई है। 2 लोगों की जान चली गई है, लेकिन जो हालात हैं और जो तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं घटनास्थल की, उससे ऐसा लगता है कि हताहतों की संख्या बढ़ भी सकती है। इसी खबर पर कुछ और अपडेट भी हम लेंगे। मेरे साथ नीरज तिवारी सरायकेला से मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं और साथ ही दिल्ली में रेल भवन से मनोज्ञा भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन नीरज, आपके पास पहले मैं आना चाहूंगा क्योंकि आप घटनास्थल पर मौजूद हैं। जरा मुझे बताइए राहत और बचाव का काम कहां तक पहुंचा और इस दुर्घटना को लेकर और क्या अपडेट है? जी, मैं बता दूं कि अभी मैं घटनास्थल पर हूं और ये यहाँ पे लगभग जो भी घायल थे और जो पैसेंजर थे सभी को यहाँ से निकाल लिया गया है और सभी को अपने अपने गंतव्य स्थल पर भेज दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे NDRF की टीम, जिला प्रशासन सभी यहाँ पहुँचे हुए हैं। सरायकेला जिला के SP और इस तरह से कई प्रशासन के लोग यहाँ अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, ये कह सकते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी दुर्घटना थी। जिस तरह का दुर्घटना सामने देखने को मिल रहा है, ये आप कह सकते हैं कि जो जान माल की काम नुकसान बहुत ही कम, और भगवान करे और आगे इससे जो गिनती आप बता रहे 2 की मौत हुई है, लेकिन यहाँ कोई पुष्टि नहीं कर रहे उसके। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये बहुत कम है और जिस तरह से दुर्घटना देखने को मिल रहा है उस तरह के मतलब कह सकते हैं कि मतलब नुकसान बहुत कम, सिर्फ रेलवे को वही कह रहा था। जो घटनास्थल की तस्वीरें हैं, जो हम जिस तरह से देख रहे हैं, डिब्बों को जो झुके हुए हैं, कुछ डिब्बे कुछ पलट गए हैं, ऐसा लग रहा है कि बड़ी दुर्घटना है।
और ऐसे में जानमाल का नुकसान ज्यादा हुआ होगा, ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है। मुझे जरा ये बताइए कि क्या अभी भी अंदर लोग फंसे हुए हैं, और अगर हैं तो कितने लोग होंगे? कुछ अनुमान प्रशासन की तरफ से जाहिर किया गया है? नहीं, अभी जो यहाँ वास्तु स्थिति जो देखने को मिल रहा है, यहाँ अंदर कोई भी फंसा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी प्रशासन अपनी तरफ से पूरे एक बोगी और हर एक मतलब पूरे रेलवे को छान मार रहा है, लेकिन यहाँ पे अभी उम्मीद नहीं किया जा रहा कि कोई फंसा हुआ है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि प्रशासन जिस तरह से मतलब एकदम समय से यहाँ पहुँच के अपना काम को अंजाम दिया, अच्छी है, लेकिन इसमें देखना होगा कि अब आगे क्या होता है। ठीक है, चलिए, मेरे साथ मनोज्ञा भी मौजूद हैं, आप रेल भवन से मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। अपने दर्शकों को बता दें कि दरअसल जो रेल मंत्रालय है वहीं से, रेल भवन से ही चलता है, तमाम मंत्री से लेकर अधिकारी वहीं पर बैठते हैं। मनोज्ञा, ये कोई पहली घटना नहीं है, हाल के दिनों में कई इस तरह की रेल दुर्घटनाएं हमने देखी। हाल ही में उत्तर प्रदेश वाली घटना, जब चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही ट्रेन डिरेल हो गई थी, तो बार बार इस तरह के हादसे रेलवे के सुरक्षा मानकों पर बहुत गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, और जिस तरह से विपक्ष ने हाल ही में सवाल भी किए हैं, ये पूछते हुए कि जो कवच को लगाना था पूरे देश में, उसके बजट के अनुसार अगर इसको लगा दिया होता तो क्या ये घटनाएं कम होने लगती। और उसके साथ साथ रेलवे का कहना है कि घटना गंभीर है, हर घटना को उसी गंभीरता से लिया जाता है। लेकिन फिलहाल आज की घटना में 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और अभी लगातार राहत कार्य जारी है। राहत कार्य में कई बातों का ध्यान रखा जाता है कि जब बोगियां पलटती हैं तो उसमें कोई भी व्यक्ति, कई बार ऐसा होता है कि शव कई घंटों बाद बरामद होते हैं, इसलिए लगातार इनकी चेकिंग की जाती है। हर एक बोगी की चेकिंग के साथ, क्योंकि B4 में सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त हुआ है और B4 में से ही शव बरामद हुए हैं, और B4 के पलटने की वजह से ही सबसे ज्यादा यात्रियों को चोटें आई हैं। रेलवे का दावा है कि फिलहाल जितने भी यात्री जिन्हें चोट लगी थी, 80% से ज्यादा यात्रियों को चक्रधर रेलवे स्टेशन तक ले जाया जा चुका है, सुरक्षित उनको वहां से हटाया जा चुका है। हालांकि पूरे यातायात में अभी भी काफी समय लगेगा, क्योंकि जब तक बोगियां हटेंगी नहीं तब तक पूरी ट्रेन को सुचारू रूप से दोपहर के बाद ही चालू किया जा सकेगा। ठीक है मनोज्ञा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ नीरज, हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए थे, आपका भी धन्यवाद। और अब अगली खबर का मैं रुख करना चाहूंगा, और ये खबर भी कुछ ऐसी ही है। सिस्टम की लापरवाही की वजह से 3 युवाओं की जान चली गई। दिल्ली में कोचिंग में 3 छात्रों की मौत को लेकर आज भी हलचल है। छात्र आज भी प्रदर्शन कर रहे हैं और छात्रों की मांग है कि बेसमेंट में चलने वाले सभी जो लाइब्रेरी हैं वो बंद कर दिए जाएं। जिन छात्रों की मौत हुई उनके परिवार को 5-5 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और घर के एक सदस्य को नौकरी भी दी जाए। तो ये मांग की जा रही है। दिल्ली में कोचिंग सेंटर में जो हादसा हुआ, 3 छात्रों की जान चली गई, इसने सिस्टम को सवालों के घेरे में ला दिया है। एमसीडी को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। मामला राजनीतिक रंग भी ले चुका है। आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, एक दूसरे पर वो लोग न सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। यहां तक कि देश की संसद में भी ये मामला सुनाई पड़ा है, यानी सड़क से लेकर संसद तक इसकी गूंज सुनाई पड़ रही है। 3 ऐसे बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी के लिए वहां पर गए थे, उनके घर वालों ने उनके आईएएस आईपीएस बनने के सपने संजोए होंगे। आप देखिए कितना दुखद ये सब कुछ हुआ। सवाल यह है कि क्या बड़ी मछलियां भी पकड़ी जाएंगी इस मामले में। और हमारे साथ दिल्ली के राजेंद्र नगर से अजातिका हैं और नेहरू विहार भी आपको लिए चलेंगे। यहां पर बेसमेंट सील किए गए हैं, वहां से अहमद बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं और वरुण जैन भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी मैं ले चलूंगा। लेकिन पहले अजातिका, आप ही के पास आ रहा हूं, चूंकि आप उसी इलाके में मौजूद हैं जहां पर ये हादसा हुआ है। आज वहां क्या स्थिति नजर आ रही है, छात्र क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल अखिलेश, जहां पर हादसा हुआ मैं वहीं मौजूद हूं। सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखा देती हूं। राव आईएएस स्टडी सर्कल, ये वही जगह जहां पर प्रशासन की लापरवाही देखी गई। 3 छात्रों की मौत हो गई, वो भी डूबने से। वो छात्र जो कि मेंस की तैयारी कर रहे थे, प्रीलिम्स का एग्जाम क्लियर कर चुके थे, बेहद शार्प माइंड, ब्यूटीफुल माइंड, और प्रशासन की बलि चढ़ गए, जल समाधि लेनी पड़ी जिन्हें। प्रशासन की भूल इतनी ज्यादा थी और लगातार इसके विरोध में आसपास जो मौजूद छात्र हैं, जो बड़ी संख्या में प्रदर्शन करते रहे हैं, उनका प्रदर्शन आज भी जारी है। आपको तस्वीरों में नजर आएगा, छात्र इतनी भीषण गर्मी में, धूप में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। और मेरे साथ भी कुछ छात्र जुड़े हुए हैं। हिमांशु से बात करते हैं, जो कुछ नई मांगे भी आप बताना चाह रहे हैं दर्शकों को। एलजी ने जो घोषणा की है मुआवजे को लेकर, वो आपको क्या लगता है कितनी सेटिस्फैक्टरी, और नई मांगे क्या हैं हिमांशु? उन्होंने 10 लाख कॉम्पेंसेशन दिया है, जो बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी नहीं है। हमारी मांग थी 5 करोड़ कॉम्पेंसेशन, क्योंकि राउज आईएएस सारे इंस्टीट्यूशन मिलके दें,
राउज आईएएस दे, एमसीडी दे, चाहे दिल्ली सरकार दे या केंद्र सरकार दे, कोई भी दे या चारों मिलके दे, 10 लाख कॉम्पेंसेशन बिल्कुल भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। और कितना कॉम्पेंसेशन आपके मुताबिक होना चाहिए प्रति छात्र के लिए? वी आर डिमांडिंग 5 करोड़ कॉम्पेंसेशन फॉर ईच कैजुअलिटीज, और जितनी भी कैजुअलिटीज अभी जो ये दिखा रहे हैं वो उतनी नहीं है, उससे ज़्यादा है, बल्कि इट कैन गो अप टू 10। ये दावा आप लोग बार बार कर रहे हैं कि उतनी कैजुअलिटीज नहीं। क्या आपके पास कोई लिस्ट है, कोई नंबर्स हैं, कोई छात्रों के नाम हैं जो मिसिंग हैं अभी तक, जिसके आधार पे आप ये इतना पुख्ता दावा कर रहे हैं? ये बहुत बड़ा आरोप है पुलिस के ऊपर। मैं एक बार आपको एक लिस्ट सर्कुलेट कर रही है, ठीक है। हालांकि इस मामले में मतलब अफवाहें भी ऐसे टाइम पे बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन हमने राउज आईएएस वाले बच्चों से ही बात करी है। उन्होंने 4 स्टूडेंट्स की हमें लिस्ट दी थी कि जो मिसिंग है, और अथॉरिटीज़ अभी रिवील नहीं कर रही हैं, और इनके आंसर्स जो हैं बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। और प्लस हमारी जो डिमांड्स थी वो हमने पहले डीसीपी सर को दी, डीसी सर को दी, और कल एलजी सर को दी थी। आज हमारी जो डिमांड ये है कि 3 बजे तक हमें यहाँ एमसीडी कमिश्नर, मेयर या स्थानीय पार्षद। मैं आपको एक ऐसी लिस्ट दिखा रहा हूँ जिसमें अभी 4-5 लड़कियाँ और गायब है। ये लिस्ट है। कितने कुल बच्चे गायब हैं आपके अनुसार? 8 एम्बुलेंस आई है वहाँ पे। आप अंदाजा लगाओ, सिर्फ 3 स्टूडेंट ही मिसिंग है। उसमें से पुलिस का ये वर्जन है, एक सेकंड मैं बता दूं, पुलिस का ये वर्जन है कि उसमें कई सारे घायल भी थे जो अस्पताल में पहुंचे हैं, वो 3 शव हैं। हमारे पास कांटेक्ट नंबर भी है। हमें नाम बताए, लिस्ट दे और उन्हें हमसे मिलवाए। और अंदर के आप सीसीटीवी फुटेज भी चाह रहे हैं, अंदर का एक्सेस भी चाह रहे हैं, क्या कारण है? पहली डिमांड तो यही है कि जिस लाइब्रेरी के बेसमेंट के पानी घुसने से 3 स्टूडेंट्स की मौत बताई जा रही है, बट 3 से हम श्योर है कि 3 से अधिक है। पहले तो ये डिसाइड करें कि कितने स्टूडेंट उस वक्त उस सीसीटीवी में मौजूद थे, कितने स्टूडेंट थे, और कितने स्टूडेंट रेगुलर पढ़ने आते थे, और ये सारी निकालें, और आखिरकार कितने स्टूडेंट्स अभी वर्तमान में पृथ्वी पर मौजूद है। तो मेरा नाम गोपाल है। गोपाल, आप लोग स्टूडेंट्स अपने लेवल पर क्या आप ये चाह रहे हैं कि आप अंदर जाके खुद जांच करेंगे? क्योंकि जांच का काम तो आपका नहीं है ना, क्यों? फिर एक सेकंड, अजातिका, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा, लेकिन यकीनन बहुत चौंकाने वाले ये आरोप हैं, क्योंकि इनका कहना है इन छात्रों का कि ये संख्या और ज्यादा हो सकती है और प्रशासन उस पर पर्दा डाल रहा है। तो बहुत जरूरी है कि इस मामले की भी जांच हो गंभीरता के साथ। अहमद बिलाल, मैं आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले वरुण जैन का मैं रुख करना चाहूंगा। वरुण, पुलिस की तहकीकात अभी कहां तक पहुंची है? कुछ और अपडेट अगर आपके पास हो। देखिए, बिल्कुल पुलिस ने जो इंस्टीट्यूट के मालिक और जो बिल्डिंग के मालिक हैं उनको तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी जांच का दायरा एमसीडी पर आकर रुका हुआ है। एमसीडी के अधिकारियों को नोटिस दिया है, क्योंकि पुलिस उनसे अब पूछताछ करना चाहती है कि क्या एमसीडी को शिकायत मिली थी कि इस तरीके से बेसमेंट के अंदर लाइब्रेरी चल रही है, और अगर शिकायत मिली थी तो उन्होंने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। आपको साथ ही ये भी बता दूं, जो फायर डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं उन पर भी जो जांच का दायरा है वो आगे बढ़ सकता है, क्योंकि अब तक की जांच में सामने आया है कि जून के महीने में एमसीडी को शिकायत मिल गई थी कि इस तरीके से बेसमेंट के अंदर जो लाइब्रेरी है वो चल रही है। उसके बावजूद जुलाई के महीने में फायर की तरफ से एनओसी दी गई। लेकिन अखिलेश, सबसे अहम बात यहाँ पर यह भी है कि दिल्ली पुलिस के उन अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी जो कि इस पूरे इलाके को देखते हैं। जो बीट कांस्टेबल लगातार इलाके के अंदर चक्कर काटते रहते हैं, एक ईंट भी अगर कोई अपनी बालकनी में लगाए तो उनके घर तक पहुंच जाते हैं। तो क्या जो दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है वो क्या अपने ही उस इलाके के जो ऑफिसर्स हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी तय करेगी? ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है देखना। लेकिन फिलहाल अभी जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी है उनका जो दायरा है वो एमसीडी के ऑफिसर्स पर है, एमसीडी के साथ ऑफिसर्स पर है। और जो एक व्यक्ति कार चलाकर वहां से गुजर रहा था उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर दी गई कि कार चलाकर गुजर रहा था और इस वजह से वहां पर पानी का इतना दबाव बना कि बेसमेंट में पानी चला गया। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि जो पुलिस वाले जिम्मेदार होते हैं वहां पर नजर रखने के लिए, उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई होती है? एमसीडी के लोग, अव्वल तो पानी ऐसे क्यों भर जाता है रिहायशी इलाकों में? सबसे बड़ा सवाल तो यह है। उसके बाद वो पानी जब अंदर चला गया, उसके बाद वहां जिस तरीके के हालात बने, आपातकालीन निकास की व्यवस्था क्यों नहीं थी? कोई इस तरीके की व्यवस्था पहले से होनी चाहिए थी इन जगहों पर। सवाल कई हैं, उस पर हम बात करें, लेकिन पहले जरा नेहरू विहार चलते हैं। अहमद बिलाल वहां पर मौजूद है, मेरे सहयोगी। बिलाल, यहां भी अब कार्रवाई की जा रही है, यानी सांप के गुजर जाने के बाद जो कहते हैं ना लकीर पीटना, वो चल रहा है इस पूरे मामले में, हम देख रहे हैं।
बिल्कुल। और देखिए, इस लकीर के फ़कीर जो है वो इस वक्त यूपीएससी अभ्यर्थी बने हुए हैं, जो कि नेहरू विहार में जो दृष्टि आईएएस कोचिंग, जहां पर कल एमसीडी ने जो बेसमेंट में क्लासेस चलती थी एमसीडी की, तकरीबन 9 क्लासेस जो हैं वो उस बेसमेंट में चलती थी, उस बेसमेंट को सील ज़रूर कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद जो यूपीएससी अभ्यर्थी हैं वो इस कार्रवाई से अभी भी खुश नहीं है और तेज़ धूप के में मुख्य मार्ग पर, सड़क पर अभी भी ये जो प्रदर्शनकारी जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों के साथ। और उनका यही कहना है कि चाहे कभी करंट से हम मरते हैं, कभी पानी लग जाने से हम मरते हैं, लेकिन आखिर में जो सरकार और प्रशासन की जो जिम्मेदारी है वो पूरी तरीके से नहीं निभा पाते हैं, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं इन अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ता है। क्या मांगे हैं, किन मांगों के साथ, आपको ये भी बता दें कि यहाँ नेहरू विहार में अब से कुछ देर पहले जो जिले के जो आला अधिकारी हैं वो भी यहाँ पहुंचे थे और छात्रों को समझाने की कोशिश की, मुख्य मार्ग पर अपना धरना जो है वो हटाने की कोशिश की। और इसके बाद दिल्ली पुलिस के जवानों ने जो बैरिकेडिंग है वो भी थोड़ा सा अंदर किया मुख्य मार्ग से। क्या मांगे है आप लोगों की, अब क्यों आप लोग धरना? कुछ नहीं, यह मामला आज का नहीं है। यह मामला जब संस्कृति आईएएस में आग लगी थी, हाई कोर्ट ने जो सूचना जारी किया, एमसीडी ने सब पे नोटिस दिया, क्यों वो कानून पूरे जमीनी स्तर पर काम नहीं किया। मैं आपको बीच में रोक रहा हूं क्योंकि एक अभी बहुत बड़ी खबर आ गई है। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई का प्रावधान करने जा रही है। बड़ी खबर यह है कि आज वो विधेयक विधानसभा में पेश किया जाएगा जिसके कानून बन जाने के बाद लव जिहाद के दोषी को आजीवन उम्र कैद की सजा मिलेगी। कई अपराधों में सजा दुगनी करने का भी प्रावधान है। अवैध तरीके से धर्म परिवर्तन कराने की घटनाओं में भी कड़ी सजा का प्रावधान किया जाएगा। और आज ही विधानसभा में पेश किया जाएगा यह विधेयक। क्या कुछ और खास इस विधेयक में है, आपको बताएंगे मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय लखनऊ में ही मौजूद है। अभिषेक, बिल्कुल, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है और ये विधेयक आज अखिलेश पास किया जाएगा। हमारी जानकारी ये है, विधानसभा से इसे पेश किया जा चुका है और सबसे अहम बात ये, इसमें आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। अगर छल कपट से, भय से, प्रपंच से धर्मांतरण कराया जाता है, लव जिहाद से जुड़ी घटनाएं सामने आती हैं, तो इसमें जो मैक्सिमम सज़ा है वो जा सकती है आजीवन कारावास तक। इसके अलावा विदेशी फंडिंग को लेकर के प्रावधान किए गए। देखिए, विदेशी फंडिंग को लेकर के ये अलग अलग जगहों से, अलग अलग क्वार्टर से चिंताएं उठ रही थी कि विदेशी फंडिंग पर कोई सख्त प्रावधान नहीं हो पा रहा है। उसको लेकर के भी योगी सरकार ने प्रावधान किए हैं कि जो विदेशी फंडिंग का एंगल सामने आएगा उसमें भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो कुल मिलाकर के धर्मांतरण, लव जिहाद, इन सारे इशू पर एक बेहद ही कठोर विधेयक है जो कि पेश किया गया और आज जिसको पास किए जाने की पूरी संभावना है। अखिलेश, अच्छा, अभी जो ये पेश किया जा रहा है अभिषेक, इस विधेयक को इस सत्र में, और आप कह रहे हैं कि आज ही पेश किया जाएगा और हो सकता है पास भी हो जाए, कुछ खास वजह, टाइमिंग को लेकर भी कुछ खास नजर आ रहा है आपको? पेश हो चुका है कल ये अखिलेश, आज इसको पास किया जाएगा। और देखिए, योगी सरकार 2021 से लगातार इस मुद्दे को टेकअप कर रही है, धर्मांतरण के मुद्दे को, और उसको लगातार और ज़्यादा मजबूत करने की कोशिशें की जा रही हैं जो ऑलरेडी प्रावधान एग्जिस्ट कर रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ 2021 से लेकर के 2024 तक ये सिलसिलेवार है और इसके बीच में कई कार्रवाइयाँ की गई, कई सारे एक्शन लिए गए। इनफैक्ट जो बाहर से बांग्लादेश से आ रहे लोग यहाँ पर आ रहे, डेमोग्राफी चेंज है, उसको लेकर के भी कई सारे एक्शन लिए गए हैं। तो पूरी कोशिश कवायद इसी बात की है कि वो प्रावधान जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं 2021 के बाद से, उनको और ज़्यादा मजबूत किया जाए। और इस तरह की घटनाएं, चूंकि अभी कानपुर में भी इस तरह की घटना सामने आई थी, बाकायदा रिपोर्ट हुई थी, कानपुर में एक मिशनरी स्कूल में की इस तरह की बातें सामने आई थी कि वहाँ बच्चों को प्रभावित किया जा रहा है, बच्चों को वहाँ पर प्रेम के जाल में फंसा करके कन्वर्ट करने की कवायद की जा रही है। तो इसीलिए ये एक ऐसा प्रोविजन इसमें शामिल किए गए हैं जिससे कि सही कह रहे हैं, और इस तरह की कार्रवाई करके खास तरह का संदेश भी दिया जाता है, उसे और पुख्ता भी किया जाएगा जब ये कानून बन जाएगा तो। बुलेटिन की शुरुआत केरल की खबर से, जहां वायनाड में लैंडस्लाइड ने भारी तबाही मचा दी।
इस मलबे की चपेट में आने से अब तक 3 बच्चों समेत 23 लोगों की मौत हो चुकी है। अब भी सैकड़ों लोग मलबे में दबे हुए हैं। राहत और बचाव का काम चल रहा है। वायनाड में आज 3 बार लैंडस्लाइड आया है। सुबह 2 बजे, 4 बजे फिर लैंडस्लाइड हुआ, जिसकी वजह से 400 परिवार उसकी चपेट में आ चुके हैं, जिन्हें बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कुदरत का ये प्रकोप यहाँ लोगों को किस तरीके से झेलना पड़ा है। करीब 250 लोगों की टीम लोगों को बचाने में जुटी हुई है। तबाही आने के बाद से वायनाड में हालात काफी बिगड़ चुके हैं। ये आप देख रहे हैं, जो लोग वहां पर फंस गए थे लैंडस्लाइड के बाद, उन्हें वहां पर कैसे निकाला जा रहा है इन लोगों की मदद से। जो रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े लोग हैं, जो अलग अलग एजेंसियां हैं, उनके लोगों को आप देख सकते हैं कि इस तरीके से स्थानीय लोगों को यहां से निकालने का प्रयास किया जा रहा है। और आसपास के घर आप देखेंगे, कई मकान जो हैं वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। और ये एक पतला सा नाला आप देख पा रहे थे, छोटी सी नदी आप कह सकते हैं, जहां पानी का तेज बहाव आपको नजर आ रहा होगा। ये देखिए, और यहीं से जो लोग फंस गए थे उन्हें रेस्क्यू टीम के लोगों ने धीरे धीरे करके एक एक करके निकाला है। लेकिन चूंकि लैंडस्लाइड एक के बाद एक 3 बार इस तरह की घटनाएं पिछले 24 घंटों में हो चुकी हैं, इसलिए इससे बहुत ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। ये आसपास में जो आप देख रहे हैं, ये घरों का दृश्य हो, ये जीप देखिए किस तरीके से ये एकदम पूरी तरीके से चकनाचूर, इसके आगे का हिस्सा देखिए आप टूट चुका है। और ये आपको हम वहां की तस्वीर दिखा रहे हैं बाकी जगहों की, लैंडस्लाइड के बाद जो मलबा पानी के साथ सड़क पर आ गया था। और ये रात की तस्वीरें हैं। अचानक से अफरा तफरी मच गई थी इस घटना के बाद, चूंकि बताया जाता है रात में लगभग 2 बजे के आसपास भी लैंडस्लाइड की घटना हुई थी। तो लोग डर गए थे, घबरा गए थे, अपने घरों से बाहर निकल आए थे। और सड़क पर आप देख रहे हैं किस तरीके से अफरा तफरी की स्थिति नजर आ रही थी। अब आपको कुछ और भी तस्वीरें हम दिखाते हैं। ये देखिए, वायनाड में जब लैंडस्लाइड हुआ उस दौरान की तस्वीर है। भगदड़ की स्थिति मच गई थी। 400 परिवार अभी भी इन इलाकों में फंसे हुए हैं। मेरे सहयोगी आशीष इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, अभी क्या स्थिति है? ताजा जानकारी अगर आपको मिल पा रही हो। जी देखिए, अगर हम स्थिति की बात करें तो सबसे पहले हम कैजुअल्टी की बात करते हैं। 23 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। उनके शव बरामद किए गए। शव घटनास्थल जो लैंडस्लाइड का जो लोकेशन है उससे कुछ दूरी पे मिले हैं। नदियों में और पानी में और बाढ़ के और कीचड़ में सने हुए शव बरामद हुए हैं। एनडीआरएफ की टीम भेजी गई है। एसडीआरएफ की टीम पहले से ही मौजूद है, राहत और बचाव कर रही है। आर्मी की टीम, सेना की टीम बुलाई गई है। सेना की टीम भी थोड़ी देर में राहत और बचाव कार्य में जुट जाएगी। इंडियन एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर्स को भी राहत और बचाव कार्य में हिस्सा लेने के लिए बुलाया गया। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन खुद केरला डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के ऑफिस पहुंचे हैं। वहां से वो मॉनिटर कर रहे हैं। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के 5 वरिष्ठ मंत्रियों को वायनाड भेजा है। वायनाड में जाकर उनको स्थिति का और जो राहत और बचाव कार्य है उसका उनकी मॉनिटरिंग करने का आदेश दिए गए। उसके अलावा अगर हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने 250 जो एसडीआरएफ है, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स, उनके लोगों को राहत और बचाव कार्य में लगाया। उसके अलावा बगल के ज़िलों के कलेक्टर और अन्य अधिकारियों को भी वायनाड भेजा गया है, बुलाया गया है, ताकि वो राहत बचाव कार्य और रिलीफ सेंटर्स जो हैं उसमें भाग ले सके। आशीष, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन दर्शकों को यह बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के सीएम से वायनाड हादसे को लेकर बातचीत भी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन से बात की और केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री ने मरने वाले परिवारों को 2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान भी किया है। तो हर संभव मदद की बात कही जा रही है केंद्र सरकार की तरफ से भी, राज्य सरकार की तरफ से भी। लेकिन 400 परिवार जो अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं, सबसे बड़ी चिंता उन्हीं को लेकर जल्द से जल्द उन्हें निकालने का प्रयास किया जा रहा है। घटनास्थल की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जब लैंडस्लाइड के बाद भगदड़ की स्थिति मच गई थी। लोग घरों से बाहर निकल आए थे, सड़कों पर दौड़ते हुए नजर आए, चीख पुकार मच गई थी हर तरफ। और वायनाड के पूर्व सांसद राहुल गांधी ने भी केरल में लैंडस्लाइड की वजह से हुए हादसे पर दुख जताया है। राहुल गांधी ने उम्मीद जताई कि जो लोग फंसे हुए हैं वो जल्द सुरक्षित बाहर निकाल लिए जाएंगे। राहुल गांधी ने केरल के सीएम और जिला प्रशासन से भी बात की है। वायनाड ये वही लोकसभा क्षेत्र है जहां से राहुल गांधी चुनकर आए थे। ऐसे में राहुल गांधी ने भी खुद वहां पर जिला प्रशासन से बातचीत की है। केरल के मुख्यमंत्री से भी उन्होंने जायजा लिया है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। बारिश की वजह से जरूर थोड़ी दिक्कतें उसमें आ रही हैं, लेकिन 400 परिवार बताया जा रहा है कि अभी भी वहां पर विभिन्न इलाकों में फंसे हुए हैं लैंडस्लाइड के बाद।
चूंकि सड़कें वगैरह भी बंद हो चुकी हैं। और इसी दुर्घटना को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया है एक्स पोस्ट पर, जो उन्होंने लिखा, केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड से बेहद चिंतित हूं। एनडीआरएफ की टीम युद्ध स्तर पर काम कर रही है। मृतकों के परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड से चिंतित हूं, यह कहना अमित शाह का। जाहिर तौर पर सबके लिए चिंता की बात है, जिस तरह से बड़ी संख्या में लोग इसकी चपेट में आ गए हैं और 23 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। अब एक बड़ी खबर आ रही है हिमाचल प्रदेश से, जहां कुल्लू में बादल फट गया है। बादल फटने से गांव में काफी नुकसान हुआ। बादल हिमाचल के तोश गांव में फटा है, जिसके बाद लोगों के घरों में पानी भर चुका है। तोश गांव में बादल फटने के बाद वहां कई लोगों के घर में पानी घुस गया। यह हिमाचल प्रदेश की घटना है। कुल्लू में बादल फटने की घटना सामने आई है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं वहां पर, जहां पर बादल फटा है, कई लोगों के घरों में पानी घुस गया। बहुत तेज गति के साथ यहां पर पानी पहुंचा बादल फटने के बाद, और कई लोगों के घरों में यह पानी घुस गया है। फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।